हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुपर टॉप 30 क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको यह बताने वाले हैं कि यूपी टेट एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, पर्यावरण बिल्कुल अलग लेवल का यूपी टेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप 30 में से कितना स्कोर किए हैं यह आप चेक करते रहिए। तो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चली थी यह बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 16 अप्रैल 1853 में यह ट्रेन चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी तो आप ये भी याद रखिए, यह ट्रेन बम्बई से ठाणे के बीच में चली थी। तो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से ठाणे के बीच में चलाया गया था। और दोस्तों, यह ट्रेन कितनी दूरी तय की थी तो यह 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। और दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ट्रेनों का विस्तार किया था। दूसरा प्रश्न है, नंदा देवी जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगर नंदा देवी की बात की जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी हो चाहे जिम कार्बेट हो, यह उत्तराखंड में स्थित है। और दोस्तों, चिपको आंदोलन जो कि सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था, वो भी उत्तराखंड से रिलेट करते हैं। तीसरा प्रश्न है, सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो दोस्तों, सनशाइन विटामिन डी को कहा जाता है। और इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है और इसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, अर्थात सूखा रोग हो जाता है। चौथा क्वेश्चन है, किस देश में लचीला संविधान लागू है। दोस्तों, यह यूपी टेट में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस देश में लचीला संविधान लागू है। तो दोस्तों, याद रखिए, यूनाइटेड किंगडम में लचीला संविधान लागू है, क्योंकि दोस्तों इसका संविधान अलिखित है, संहिताबद्ध नहीं है, इसलिए यहाँ का संविधान लचीला है। भारत का संविधान जो है वह लिखित है। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम को ही ब्रिटेन कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों, अगर ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए तो ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है और इसका नाम है किलिमंजारो। यह जो है यह अफ्रीका के तंजानिया में ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। छठा प्रश्न है, रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं। तो अगर रेगुर मिट्टी की बात की जाए दोस्तों तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। और काली मिट्टी को चरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है, इसलिए इसका नाम ज्वालामुखी लावा मिट्टी भी कहा जाता है। और यह कहाँ पाई जाती है तो यह महाराष्ट्र गुजरात क्षेत्र में पाई जाती है। सातवां प्रश्न है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, मानस पशु विहार की अगर बात की जाए तो यह असम में स्थित है और असम में काजीरंगा भी स्थित है। और काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे भी पाए जाते हैं। अगर दोस्तों वहीं पर जिम कार्बेट पूछ लिया जाए प्रश्न में कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है तो यह उत्तराखंड में स्थित है। अगर सुंदरवन की बात की जाए तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। दची ग्राम की बात की जाए तो दची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिए। आठवां प्रश्न है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। दोस्तों, याद रखिए, सब्जियों को काट कर जब धोया जाता है तो उसमें से विटामिन सी निकल जाता है।
इसलिए आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर इसके रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन सी जल में भी घुलनशील होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। 9वां प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है। तो दोस्तों, पादप हार्मोन की बात की जाए जो फल को पकाने में सहायता करता है तो वह है एथाइलिन। आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके सूत्र की अगर बात की जाए तो इसका सूत्र होता है C2H4। दोस्तों, यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फलों को पकाने में सहायता करता है। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल कितने % वन होने चाहिए। दोस्तों, अगर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में वनों की बात की जाए तो यह 33% वन होने चाहिए। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अगर दोस्तों विश्व ओजोन दिवस की बात की जाए तो यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। वहीं पर दोस्तों, अगर बात की जाए विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व वन दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग मनाया जाता है। और दोस्तों, एक और याद कर लीजिए कि 20 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो यह सभी बहुत इम्पॉर्टेंट थे, इसके लिए मैंने आपको बताया है, तो ये सब आप ध्यान में रखिए। 12वां प्रश्न है, चाय के बागों में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो दोस्तों, अगर चाय के बागों की बात की जाए तो चाय के लिए अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, असम में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। 13वां प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। दोस्तों, वैली ऑफ फ्लावर्स की बात की जाए तो यह उत्तराखंड में स्थित है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी स्थित है, उत्तराखंड में ही जिम कार्बेट स्थित है। तो दोस्तों, आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, किसकी मापक इकाई डेसिबल है। दोस्तों, अगर मापक इकाई की बात की जाए तो साउंड जो होता है उसकी मापक इकाई डेसिबल होती है। और दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिए, WHO द्वारा 60 से 65 डेसिबल की पद्धति रखी गई है। अगर हमारे कान में 60 से 65 डेसिबल आवाज़ पड़ती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 15वां प्रश्न है, जल प्रदूषण का पता जल में घुली कौन सी गैस से पता लगता है। दोस्तों, जल में प्रदूषण है तो कौन सी गैस से यह पता चलता है। तो दोस्तों, याद रखिए, ऑक्सीजन से यह पता लगता है कि जल में जल प्रदूषण है या नहीं है। दोस्तों, अगर जल में ऑक्सीजन की सही मात्रा रहती है तो जल प्रदूषण कम होगा। अगर ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा नहीं है तो जल प्रदूषण होगा। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, चमड़ा उद्योग कहाँ है। दोस्तों, चमड़ा उद्योग की अगर बात की जाए तो यह उद्योग कानपुर में स्थित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों कन्नौज की बात की जाए तो कन्नौज किसके लिए फेमस है तो यह इत्र के लिए फेमस है। अगर वहीं पर प्रयागराज की बात की जाए तो प्रयागराज अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। और लखनऊ का मलिहाबाद जो है वह आम के लिए प्रसिद्ध है। वैसे ही दोस्तों, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है और फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग की बात की जाए तो चमड़ा उद्योग कानपुर में स्थित है। 17वां प्रश्न है, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, पेरियार की अगर बात की जाए तो यह केरल में स्थित है। दोस्तों, साक्षरता में केरल नंबर 1 पर है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों के मामले में। और दोस्तों, केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, सर्वाधिक जल प्रदूषण किससे होता है। तो सर्वाधिक जल प्रदूषण की बात की जाए तो यह
औद्योगिकरण जल प्रदूषण से होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें। आइए चलते हैं प्रश्नों पर। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब बना? तो दोस्तों याद रखिए, यह अधिनियम 1974 में बना। और दोस्तों संशोधित कब हुआ? तो ये भी ध्यान रखिए कि संशोधित 1988 ईस्वी में हुआ था। 20वें प्रश्न की बात की जाए तो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है कि गंगा नदी को क्या घोषित किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। आपका भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 21वां प्रश्न है, आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों अगर आदिवासी समूह सहरिया की बात की जाए तो यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सिहरिया मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। 22वां प्रश्न है, मिनी माता बीमारी किसके कारण होती है? अगर मिनी माता बीमारी की बात की जाए तो यह पारा के कारण होती है। दोस्तों 1956 ईस्वी में मिनी माता की खोज जापान में हुई थी। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी की छतरी किसे कहा जाता है? दोस्तों अगर पृथ्वी की छतरी की बात की जाए तो यह ओजोन परत को कहा जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है, वायु की गति को मापा जाता है। तो दोस्तों वायु की गति को किससे मापा जाता है? वायु की गति की अगर बात की जाए तो यह एनीमोमीटर से मापा जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर हाइड्रोमीटर की बात की जाए, हाइड्रोमीटर से द्रवों का घनत्व मापा जाता है। वहीं पर बैरोमीटर की बात की जाए तो बैरोमीटर से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। 25वां प्रश्न है, कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी किसके कारण होती हैं? अगर दोस्तों बात की जाए कैंसर, मोतियाबिंद, चर्म रोग जैसी बीमारी की तो यह परावैंगनी किरणों के कारण होती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ओजोन परत परावैंगनी किरणों से बचाती है। 26वां प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा पशु मेला एशिया का सोनपुर में आयोजित होता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो रिकेट्स रोग की बात की जाए तो यह विटामिन डी की कमी से होती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसके रासायनिक नाम की बात की जाए दोस्तों तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, जिसमें बच्चों की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। 28वां प्रश्न है, स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की जाए तो यह 1972 ईस्वी में हुआ था। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। 29वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो यह 5 जून को मनाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, दफला तथा सिंघपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो दोस्तों अगर दफला और सिंघपो जनजाति की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी राजधानी ईटानगर है। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आपका कितना स्कोर हुआ है वह भी आप कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।